बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां एक महीने में दूसरी बार मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कमलेश शाह को मंत्री बनाया जा सकता है। अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह ने जीत दर्ज की है और इसका इनाम उन्हें मिल सकता है। तो एक महीने में दूसरी बार हो सकता है मोहन कैबिनेट का विस्तार। बता दें, हाल ही में मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ और रामनिवास रावत को मंत्री पद सौंपा गया। अब दूसरी बार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इस बार कमलेश शाह, जो कि हाल ही में अमरवाड़ा उपचुनाव को जीत कर आए हैं, अमरवाड़ा उपचुनाव में जीते कमलेश शाह ने जीत दर्ज की और ऐसे में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो कमलेश शाह को मंत्री पद दिया जा सकता है। बता दें, मोहन कैबिनेट जिसमें अभी भी कुछ मंत्रियों के पद खाली हैं और ऐसे में कमलेश शाह, जो कि अमरवाड़ा उपचुनाव जीतकर विधायक बने, कमलेश शाह को मंत्री बनाया जा सकता है। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, हाल ही में कैबिनेट का विस्तार हुआ और एक बार फिर से चर्चाएं तेज हैं। देखिए ऋतु, बिल्कुल सही बात है और मोहन कैबिनेट का एक बार और विस्तार हो सकता है। सब संभवतः इसी महीने के अंतिम सप्ताह में ये संभावित है, क्योंकि अभी राज्यपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात दौरे पे हैं और 17 जुलाई को मध्य प्रदेश आएंगे और हाल में ही अमरवाड़ा से कमलेश शाह जीते हैं, तो ऐसे में उनका मंत्री बनना तय है। और बहरहाल 8 जुलाई को ही शाह शपथ ले सकते थे, लेकिन अमरवाड़ा में उपचुनाव के चलते उनको शपथ नहीं दिलाई गई। लेकिन अब आसार बन गए हैं कि मोहन कैबिनेट में एक और सहयोगी जुड़ेंगे, वो भी कमलेश शाह। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए, इसके बाद चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट से और अब जीत गए हैं। संभवतः कमलेश शाह को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि रामनिवास रावत 8 जुलाई को कैबिनेट पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन फिलहाल रामनिवास रावत को अब तक पोर्टफोलियो नहीं मिला है और ये माना जा रहा है कि कमलेश शाह के शपथ लेने के साथ ही दोनों ही मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी सरकार तय कर सकती है। बहरहाल 17 जुलाई को राज्यपाल मध्य प्रदेश लौटेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे मुलाकात कर शपथ का समय तय करेंगे और उसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि अमरवाड़ा को लेकर सबसे बीजेपी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हाई मार्जिन से कमलेश शाह जीतेंगे, लेकिन महज 3252 वोट से जीते हैं। लेकिन जीत तो जीत है, इस हिसाब से छिंदवाड़ा के विकास के लिए उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल पोर्टफोलियो क्या होगा ये कैबिनेट विस्तार के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पिछले 6 से 7 दिन हो चुके हैं रामनिवास रावत को। बिल्कुल विवेक, भले ही जीत का अंतर कम हो, लेकिन जीता है उपचुनाव और ऐसे में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर भी सबकी नजर होंगी। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मोहन कैबिनेट का विस्तार संभव है, लेकिन अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और पूरे आसार हैं कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने 965 सवाल लगाए हैं। कानून व्यवस्था के साथ खाद बीज की कमी का मुद्दा भी विपक्ष उठाएगा। साथ ही आपको बता दें कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी जैसे कई मुद्दे भी उठाए जाएंगे। तो 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता खुमन साहू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। खुमन, कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बिजली के दाम में बढ़ोतरी हो, चाहे खाद बीज की कमी हो, साथ ही साथ कानून व्यवस्था, से कई चीजें हैं जिसे लेकर मुद्दा बनाया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु 5 दिन का सत्र है और 5 दिन के सत्र में 966 सवाल लगे हैं। समझा जा सकता है इससे ही कि हंगामेदार कितना रहने वाला है इस बार का सत्र। विपक्ष की बड़ी तैयारी है, क्योंकि विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं अलग अलग सवाल लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे जिस तरीके से प्रदेश में अभी डायरिया और मलेरिया जो है वो फैला हुआ है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो गोलीकांड हुआ है उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। इसके अलावा बलौदाबाजार की घटना की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने विपक्ष की तैयारी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष अगर मजबूत विपक्ष बन के सवाल करेगा तो सत्ता पक्ष के लिए काम करना आसान होता है, क्योंकि वो कमियों को बताता है। तो कुल मिलाकर सरकार एक तरीके से स्वागत कर रही है, दूसरे तरफ से विपक्ष तैयारी कर रहा है। अब जब और सरकार इस विधानसभा सत्र में कई ऐसे जो विधेयक है उसको भी प्रस्तुत करने वाली, तो कुल मिलाकर काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है। और जब सत्र की शुरुआत होगी ऋतु, तो देखने वाली बात होगी कि कितना
जो है हंगामेदार इस बार होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा खोमन के किस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा और सत्ता पक्ष उसका जवाब किस तरह से देगा। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए 22 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इधर रायपुर की बात करें तो रायपुर में पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर गोलीकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गोली चलाने वाले गुर्गों ने एक दिन पहले ही रैकी की थी। विस्तार न्यूज को रैकी की तस्वीर मिली है, ये तस्वीर हम आपको भी दिखाएंगे। तो पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर गोलीकांड मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। गोली चलाने वाले गुर्गों ने एक दिन पहले ही रैकी की थी और इस रैकी की तस्वीर है विस्तार न्यूज के पास। ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गोली चलाने वाले गुर्गों ने पहले रैकी की और उसके बाद इस गोलीकांड को अंजाम दिया। विस्तार न्यूज को रैकी की तस्वीर मिली है जो आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दो युवक आपको नजर आ रहे होंगे। ये वही दो गुर्गे हैं जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया और उसके एक दिन पहले, घटना के एक दिन पहले इन्होंने मौके की रैकी की और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। तो रायपुर गोलीकांड मामले में मयंक सिंह पुलिस को गुमराह कर रहा है। मलेशिया में बैठे मयंक सिंह का एक और पोस्ट सामने आया। अब अमन साहू को बॉस बताया जा रहा है। कल अमन गैंग से संबंध की बात नकारी थी और आज देखिए, आज एक नया अपडेट। पहले अमन गैंग से संबंध की बात नकार दी गई थी, लेकिन अब अमन साहू को ही बॉस बताया जा रहा है। ये एक और पोस्ट मयंक सिंह का आप देखिए। रायपुर गोलीकांड मामला जिसमें मयंक सिंह पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मलेशिया में बैठे मयंक सिंह ने एक और पोस्ट किया है और ये पोस्ट आप देखिए। इस पोस्ट के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई और अमन साहू को बॉस बताया है। वही अमन साहू जिससे संबंध की बात को नकार दिया गया था। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता खोमन साहू हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए हैं। खोमन, देखिए एक और तो गुमराह करने की पुलिस को कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाई कि किस तरह से गुर्गों ने पहले रैकी की थी। देखिए निश्चित तौर पर जब कोई ऐसी घटना को अंजाम देने वाला रहता है ऋतु, तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक सप्ताह पहले रेकी की जाती, ताकि जब घटना क्रम को जो अंजाम दे उसके बाद वहां से कैसे फरार होना है ये भी प्लानिंग तय होती है। सेम गोलीकांड के पीछे एक प्लानिंग तय की गई थी। प्लानिंग यही किया गया था कि किस तरीके से वो बाइक पर आएंगे। एक दिन पहले जो वहाँ के व्यापारी है उसको देख रेख की गई थी कि कितना टाइम वो ऑफिस आते हैं और किस तरीके से वो जाते हैं और कैसे घटना को अंजाम देना है। ठीक उसी तरीके से आरोपियों ने जब रेकी की उसके बाद पूरी तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया। घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस के पास एक लवारिस बाइक बस जब तक की पुलिस ने, उसके बाद कोई सुराग पुलिस को अब तक हाथ नहीं लगा है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, ऐसे में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में मयंक अपने अमन को बॉस बताते हुए नजर आ रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं ऋतु की दहशत फैलाने की कोशिश कहीं ना कहीं जो किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में पुलिस के हाथ क्या कुछ लगता है, किस तरीके से हालांकि पुलिस सीसीटीवी अलग अलग जगहों का खंगाल रही है, अलग अलग तरीके से लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है। कब तक पुलिस को सफलता मिलती है, क्योंकि जो पुलिस की कार्रवाई है अब तक सवालों के घेरे में है। ऋतु, बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई तो सवालों के घेरे में हो और इस तरह का देखिए पोस्ट कर एक बार फिर से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश और तस्वीर भी सामने आ चुकी है खोमन। तो अब देखना होगा कि पुलिस को पूरी तरह से सफलता कब हाथ लगती है और इस मामले में आगे चलकर और क्या क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल शुक्रिया खोमन आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर आदिवासी बहुल पहाड़गढ़ में स्कूलों की स्थिति दयनीय है। कहीं शिक्षक तो कहीं छात्र ही नहीं है। पहाड़गढ़ में करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार किए गए सरकारी स्कूल भवन के मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसके बावजूद बच्चों को कहीं पेड़ों के नीचे तो कहीं दूसरे मकानों में बैठकर पढ़ना मजबूरी सी बन गया है। ताजा वाकया आदिवासी बहुल पहाड़गढ़ की कन्हार पंचायत के प्राथमिक स्कूल अमोही का है। यहाँ सरकारी स्कूल भवन सालों से जर्जर होकर ढहने की स्थिति में है, जिसकी वजह से बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। यही वजह है कि जैसे ही बारिश होती है बच्चों की छुट्टी कर उन्हें घर भेज दिया जाता है। बता दें मुरैना का ये मामला है और सीधे रुक करेंगे मुरैना से संवाददाता मनोज उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है लोगों को, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि अव्यवस्था के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मुरैना जिले की जो शिक्षा है बड़ी बदहाल है और जो शिक्षा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। इस वर्ष 1 करोड़ से अधिक रुपए आए थे जो कंसल्टेंसी को अपने ही कुछ लोगों को ठेका दे दिया गया था और स्कूलों का मरम्मत कार्य कराया गया था, लेकिन
जब विस्तार न्यूज की टीम पड़ताल पर पहुंच रही है, प्रतिदिन स्कूलों की खबर दिखा रही है, तो देखने में आ रहा है कि प्रत्येक जगह स्कूल के जो भवन है वो जर्जर है। जिस गांव में जाते हैं वहीं जर्जर मिलता है। फिर जो कंटलजेंसी द्वारा काम कराया गया था, जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, वो कहाँ है? कहीं स्कूल में 3 महीने से शिक्षक ही नहीं गए, ताला पड़ा है। कहीं बरगद के नीचे पढ़ रहे हैं। पाठक मैडम कह रही थी कि रिस्क नहीं ले सकते बच्चों के साथ। पूरा भवन अमोई का जर्जर है। वही देवरा में 3 महीने से विद्यालय के ताले नहीं खुले। जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पर सभी शिक्षक आते हैं, फिर 8 दिन बाद आते हैं, फिर 15 दिन बाद आते हैं, 1 दिन आते हैं, 10 दिन नहीं आते। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने ही लोगों को ठेका देकर कंटलजेंसी का करोड़ों रुपए डकार गए, पर स्कूलों में कहीं काम दिखाई नहीं दे रहा। भवन क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। पानी पीने की सुविधा बिल्कुल मनोज, बिल्कुल जिस तरह से देखिए अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा और कब यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाएगी। फिलहाल शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों का भी रुख करते हैं। जिस कॉलेज का उद्घाटन किया, थोड़ी देर बाद वही परीक्षा हॉल में बैठकर इम्तिहान भी दिया। जी हां, खंडवा के बीजेपी विधायक कंचन तन्वे ने कुछ ऐसा ही किया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से वर्चुअली एक साथ मध्य प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसमें खंडवा के SN कॉलेज को भी शामिल किया गया। खास बात यह रही कि खंडवा के कार्यक्रम में विधायक कंचन तन्वे बतौर अतिथि मौजूद रही। कार्यक्रम के बाद वे इसी कॉलेज में BSW यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क के एग्जाम की परीक्षा भी दी। आज मैं SN कॉलेज में मेरा तीसरा प्रश्न पत्र है नेतृत्व विकास, क्योंकि मैं जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर अच्छे से एग्जाम दिए, क्योंकि नियम सबके लिए एक होते हैं और नियमबद्ध मैंने पेपर दिए, उसमें सफलता मुझे मिली, विधायक बनी। तो विधायक के बाद फिर मैंने पुनः मेरा द्रतिवासी है ये जो BSW का है, तो आज मेरा प्रश्न पत्र तीसरा है जो आज मैं इस SN कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आई हूँ। मध्य प्रदेश में 31 जून से मध्य प्रदेश के सभी बॉर्डर पर लगे RTO चेक पोस्ट को बंद करने के निर्देश मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया और सभी बैरियर हटा लिए गए। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद सतना चित्रकूट मार्ग में रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनाकर आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई करते हुए राजस्व की वसूली की गई है। सभी वाहनों को चेक किया जाता है जो अवैध रूप से संचालित होते हैं, ओवरलोड वाहन हैं और कई प्रकार के जो टैक्स नहीं पटाते हैं, टैक्स पटाया गया है, उनका करीब 40,000 का राजस्व वसूल किया गया है। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले के ग्राम रामगढ़ में आनंदाश्रम परिसर में सियाद सदन भवन का लोकार्पण किया। सभी वरिष्ठजनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि वरिष्ठजन हमारे समाज के गौरव हैं। उनके मार्गदर्शन को आत्मसात करते हुए हम सब अपने समाज और देश का कल्याण कर सकते हैं। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अब हमारे वरिष्ठजन यहां पर विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकेंगे। वरिष्ठजनों के पास जो अनुभव का खजाना है, उसका लाभ हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। आज सियान सदन भवन के लोकार्पण का यह कार्यक्रम था। हमारे सभी वरिष्ठ सियान यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे समाज की महान विभूति हैं, गौरव हैं। यहाँ एक जगह पर बैठेंगे, उनके अनुभवों का लाभ हम सबको मिलेगा। हमारे वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन को ही हम आत्मसात करके अपने समाज का और अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी वरिष्ठजनों को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। वरिष्ठ नागरिक सियान हमारी समाज के पूंजी हैं, गौरव हैं, अनुभव के वो खान होते हैं और इस अवस्था में उनके अनुभव का लाभ समाज को मिले, हर एक व्यक्ति को मिले, इसलिए एकजुट होकर अलग अलग प्रकार की गतिविधियां संचालित करते हैं। तो निश्चित रूप से आज सियान सदन के शुभारंभ होने से उनकी गतिविधियों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इधर मंदसौर जिले में निर्माणाधीन उज्जैन गरोड 4 लाइन रोड पर शामगढ़ कनेक्टिविटी के लिए चक्का जाम कर दिया गया। ग्रामीण पिछले 1 साल से कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे। चक्का जाम के हालात बने तो सूचना पर शामगढ़ नायब तहसीलदार TI मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला और बढ़ गया। कनेक्टिविटी की मांग करने वाले बीजेपी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि समेत आम लोगों ने रोड पर ही धरना देना शुरू कर दिया। तो वही निर्माणाधीन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि कनेक्टिविटी देने का काम NHAI हेडक्वार्टर के पास है। आपको
आपको बता दें कि भवानी मंडी सिलेहगढ़ बोलिया को 4 लेन से जोड़ने की मंशा से गरुड़ विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया ने भी ग्राम ढाबला गुर्जर से कनेक्टिविटी की मांग उठाई है। तक कनेक्टिविटी नहीं हो जाती क्योंकि सुहासरा को कनेक्टिविटी मिल गई, गरोड को ऑलरेडी मिली हुई है। 8 लाइन से भी शामगढ़ को कनेक्टिविटी नहीं मिली, 4 लाइन से भी शामगढ़ को कनेक्टिविटी नहीं मिली। शामगढ़ जिले का सबसे बड़ा नगर है, मंदसौर के बाद शामगढ़ का ही नंबर आता है। पॉपुलेशन के मामले में भी, व्यवसाय के मामले में भी मेन स्टेशन है शामगढ़। इतना सब कुछ होने के बाद भी कनेक्टिविटी के लिए अभी तक मिली नहीं है, तो हम लोग धरने पे बैठे हैं और जब तक कनेक्टिविटी नहीं मिल जाती ऑन पेपर, परमिशन नहीं आती, तब तक ये यथावत चलेगा। इधर राजधानी भोपाल में सीएम हाउस का एनएसयूआई घेराव करेगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में घेराव होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसयूआई आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में घेराव होगा सीएम हाउस का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले को लेकर भी घेराव किया जाएगा। तो बता दें, सीएम हाउस का एनएसयूआई आज घेराव करने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में ये घेराव होगा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कौन से वो मुद्दे हैं। तो देखिए, नीट पेपर लीक के साथ साथ नर्सिंग घोटाले को लेकर एनएसयूआई आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है और इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हाउस का घेराव करने की पूरी तैयारी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कर ली है और इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत विश्व में हर क्षेत्र में सबसे आगे हो, इस लक्ष्य को पाने में विद्यार्थियों और युवाओं की अहम भूमिका है और इसे ध्यान में रखते हुए ही पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की अवधारणा लाई गई है। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने 14 जुलाई को इंदौर में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का वर्चुअली शुभारंभ किया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज इंदौर के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज यानी GACC में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में खुले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का डिजिटली शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। बता दें कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के तहत नए इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े साहित्यिक केंद्र का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज से युवाओं को पढ़ाई के लिए कई तरह के विकल्प मिलेंगे और वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम एक्सीलेंस केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि यहाँ नए पैरामीटर भी तय किए गए हैं। इन कॉलेजों में बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत, BSc, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और अन्य कोर्स भी शुरू होंगे। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनकर पढ़ाई कर रहे हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के जरिए भी बच्चों को कई विकल्प मिलेंगे। ये बीकॉम BSc के बजाय जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, अर्थात साइंस का विद्यार्थी कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, वो अपने कोर्स को लेके अपने शिक्षा की बाकी अपनी व्यवस्थाओं के साथ वो आगे बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
और इधर मुरैना में चल रही डीएलएड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ में आया है। बिहार के रहने वाले परीक्षार्थी की जगह उसका बड़ा भाई पेपर देते हुए पकड़ा गया। इस पर कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल डीएलएड परीक्षा के दूसरे पेपर में अचानक एग्जामिनर को एक परीक्षार्थी पर शक हुआ। जांच करने पर पता चला कि जिस परीक्षार्थी का पेपर है उसका भाई उसकी जगह पेपर दे रहा है। तब जाकर कहीं मामले का खुलासा हो सका। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो शक होने पर जांच की गई और ये पता चला कि जो विद्यार्थी था उसकी जगह उसका बड़ा भाई पेपर दे रहा था। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के तहत ग्राम सिमराली में लगभग 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरने से नाबालिग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंबापुरा थाना मांडव के लोग खेत में मजदूरी करने के लिए सिमराली गए हुए थे और नाबालिग भी अपने परिवार के साथ खेत में गई थी। इसी दौरान बिजली गिरी और उसकी मौत हो गई। तो वहीं नाबालिग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।